हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ फैक्ट व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए हैं। पहला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर विद्यानगर या जीत का शहर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर अनयगोंडी के समीप की। ये दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में काकतियों के सामंत थे, बाद में कंपिली के अधिकारी बने तथा मोहम्मद तुगलक द्वारा मुसलमान बना लिए गए थे। बाद में उचित अवसर पाकर ये अपने गुरु विद्यारण्य द्वारा पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए गए तथा विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम वंश को हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश नाम से जाना गया। हरिहर प्रथम के बाग पेल्लसी तामपत्र, हरिहर द्वितीय के चन्ना राय पटीना अभिलेख, देवराय द्वितीय के श्रीरंग ताम्रपत्र और इम्माडी नरसिंह के देवापल्ली ताम्रपत्र आदि विजयनगर साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। विजयनगर का इतिहास बहमनी शासकों के साथ निरंतर युद्धों का इतिहास रहा है। इन युद्धों का मुख्य कारण रायचूर दोआब यानी कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार करना रहा। इसके अतिरिक्त गोदावरी, कृष्ण डेल्टा तथा मराठवाड़ा आदि के लिए भी युद्ध होते रहे। एक समय विजयनगर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, विशेषकर कृष्णदेव राय के काल में। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था, परंतु तालीकोटा अथवा बन्नीहट्टी रक्षसी तंगड़ी युद्ध, इम्पॉर्टेंट है कौन सा, रक्षसी तंगड़ी युद्ध में बहमनी राज्यों के संग से पराजित होने के बाद विजयनगर राज्य का पतन हो गया। विजयनगर अपनी आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात रहा। यहाँ हम कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां रहीं: अनयगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। विजयनगर की मुद्रा प्रणाली भारत में श्रेष्ठतम मुद्रा प्रणालियों में से एक थी। यहाँ का सिक्का सोने का वाराह था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, पैगोड़ा या परदौस कहा है। विजयनगर में इटली की मुद्रा द्रकत व फ्लोरीन का भी प्रचलन था। प्रताप या फड़म सोने का छोटा सिक्का इस समय कहा जाता था। हनुमान का प्रतीक हरिहर बुक्का प्रथम कृष्णदेव के सिक्कों पर मिलता है। विजयनगर के कुछ प्रमुख शासकों के विषय में समझेंगे, जिसमें पहला वंश है संगम वंश, 1336 से 1485 ईस्वी तक चला। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी इस काल का प्रमुख शासक रहा। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसने पहले अनयगोंडी तथा बाद में विजयनगर यानी हम्पी को राजधानी बनाया। इसने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। बुक्का प्रथम, इसका कार्यकाल 1356 से 1377 ईस्वी रहा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की तथा मदुरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गंगा देवी ने इसका वर्णन मदुरा विजयम में किया है। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। रायचूर दोआब को लेकर बहमनी राज्य से मुदगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने बारूद का प्रयोग किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसने गोवा तथा बेलगांव को
बहमनी राज्य से छीनकर साम्राज्य में मिला लिया था, विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। अपनी विद्वता के कारण राजव्यास या राज वाल्मीकि कहलाया। इसने महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसने श्रीलंका से टैक्स वसूला। देवराय प्रथम के चन्नरायपट्टन शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। वेदों के महान टीकाकार सायण को बुक्का प्रथम ने आश्रय दिया, शरण दी, किंतु उन्होंने हरिहर द्वितीय के मंत्री रहते हुए वेदों पर टीका लिखी तथा प्रायश्चित सुधानिधि व आयुर्वेद सुधानिधि आदि ग्रंथ भी लिखे। अगला शासक रहा देवराय प्रथम, जिसका कार्यकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक चला। एक महान शासक था ये। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक बांध बनवाकर नहरों का निर्माण किया, जिससे राज्य में कृषि का विकास हुआ। इसने हरविलासम नामक ग्रंथ के तेलुगु लेखक श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। इसने बहमनी राज्य से शांति बनाए रखने के लिए फिरोज शाह बहमनी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज के रूप में बंकापुर भी दे दिया था। देवराय द्वितीय, इसका कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक चला। इसको इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय तथा गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहते थे। यह अपने वंश का महानतम शासक था। कौन? देवराय द्वितीय। इसने बहमनियों की बराबरी करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया व अरबी घोड़ों का आयात किया। इसने केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उड़ीसा के गजपति शासक को हराया। नूनिज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू, बर्मा, तेनसिरिम यानी मलाया के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे या टैक्स देते थे। यह साहित्य का महान संरक्षक था और इसने बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र पर टीका तथा महानाटक सुधानिधि नामक संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। देवराय द्वितीय ने तेलुगु लेखक श्रीनाथ को संरक्षण दिया और कनकाभिषेक से सम्मानित किया। इसके बाद मल्लिकार्जुन, जिसका कार्यकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक चला, शासक बना और अंत में विरूपाक्ष द्वितीय, ये 1465 से 1485 ईस्वी तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों के विषय में समझने का प्रयास करें। संगम वंश, ये 1336 से 1485 ईस्वी तक, जिसमें इसका संस्थापक रहा हरिहर प्रथम। और दूसरा वंश था सुलुव वंश, 1485 से 1505 ईस्वी चला। इसका संस्थापक था नरसिंह सालू। और अगला वंश रहा तुलुव वंश। इसका कार्यकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक चला। इसमें इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। और अगला वंश है अरविडू वंश। ये 1570 से 1650 ईस्वी तक चला और इसके संस्थापक थे तिरुमल। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने राज्य में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए राज सिंहासन पर अधिकार सन 1485 ईस्वी में कर लिया था। इसे प्रथम बला पहाड़ कहा गया। उसे उड़ीसा के गजपति शासक ने एक बार बंदी बना लिया था और उदयगिरी का किला छीन लिया था। नरसिंह सालू द्वारा स्थापित सालू वंश अल्पजीवी रहा तथा नरसिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह के संरक्षक नरसा नायक ने राज्य पर अपना प्रभाव जमा लिया था। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। इसे द्वितीय बला पहाड़ कहा गया। वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा से
घोड़ों को खरीदने का समझौता किया, विवाह कर को हटाया, यानी विवाह पर जो टैक्स लिया जाता था उसको इसने हटा दिया। अगला तुलु वंश है, इसमें 1505 से 1570 इसका कार्यकाल शासन चला, जिसमें तुलु वंश का प्रतापी शासक रहे कृष्णदेव राय। इनका कार्यकाल 1509 से 1529 तक चलता रहा। ये वीर नरसिंह के अनुज थे। ये विजयनगर के महानतम तथा भारत के सर्वकालिक महान शासकों में से एक थे। बाबर ने इनको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। जब ये गद्दी पर बैठे तब विजयनगर अत्यंत विषम स्थिति में था। उड़ीसा के गजपति, बीजापुर एवं पुर्तगाली सभी विजयनगर के पतन का लाभ उठाने के प्रयास कर रहे थे। इन्होंने चतुर्दिक विजय प्राप्त कर विजयनगर के गौरव को चरम पर पहुंचा दिया। विद्रोही सामंतों का दमन करने के उपरांत गजपति से उदयगिरि जीता 1513 ईस्वी में तथा बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके रायचूर दोआब को जीत लिया। गुलबर्गा के किले को जीता। इन्होंने बीदर के शासक महमूद शाह को कासिम बरीद की कैद से निकालकर पुनः शासक बनाया तथा यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। इनके पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, क्योंकि पुर्तगाली गोवा पर काबिज थे तथा फारसी व अरबी घोड़ों के आयात हेतु विजयनगर को पुर्तगालियों की आवश्यकता थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कृष्णदेव राय के पास भटकल में कारखाने की स्थापना तथा कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौते की अनुमति मांगने के लिए भेजा, परंतु कृष्णदेव राय ने इससे इनकार कर दिया। पुर्तगालियों ने केवल विजयनगर को ही सभी घोड़े निर्यात करने का वचन दिया था। कृष्णदेव राय एक महान प्रशासक थे। इन्होंने राजनीति तथा प्रशासन संबंधी अपने विचार अपने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद, इम्पॉर्टेंट है इनका, आमुक्तमाल्यद विश्वविद्यालय में व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम तथा उषा परिणय की रचना की। महान विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक होने के कारण इन्हें आंध्र भोज, अभिनत भोज आदि कहा जाता था। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान सुशोभित थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार को सुशोभित करते थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे और इनको सुशोभित करते थे। इनमें पेड्डाना सर्व प्रमुख थे। अष्टदिग्गजों में पेड्डाना नाम के व्यक्ति जो थे वो सर्व प्रमुख थे। स्पेशल फैक्ट देखेंगे विजयनगर से संबंधित, जिसमें कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागंबा की स्मृति में याद में नागलापुर नामक नगर बसाया तथा अपनी पत्नी की स्मृति में हॉस्पिट नगर नामक नगर बसाया। इन्होंने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में है, विरूपाक्ष मंदिर, चिदम्बरम मंदिर समेत अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णु थे। पेड्डाना की प्रमुख रचनाएं स्वरोचित संभव, मनुचरित तथा हरिकथा सार हैं। इसके अतिरिक्त नंदी तिम्मन ने वारिजात हरण, भट्ट मूर्ति ने नरस भूपालियम, धुर्जट ने कालहस्ती महात्म्य और माद्यगारी मल्लन ने राजशेखर चरित, अच्चाल राजू रामचंद्र ने सकल कथा सार संग्रह तथा रामायुद्धयम ने तथा पिंगली सुर्रन ने राघव पांडित्य की रचना की है। प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार तेनालीराम भी कृष्णदेव राय के दरबार में था, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्य लिखा। अच्युत देव राय 1529 से 42 ईस्वी शासन रहा। ये कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था, क्योंकि उनका पुत्र सदाशिव
मात्र 18 महीने का था जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। कृष्णदेव राय के जमाता राम राय को यह व्यवस्था नापसंद थी, यद्यपि वह शासन में सहभागी बना दिया गया था। अच्युत देव राय ने 2 स्थानों पर अपना राज्याभिषेक कराया, तिरुपति एवं कालाहस्ती में। नूनिज इसके दरबार में रहा था। इसने बीजापुर से रायचूर एवं मुदगल के किले को छीन लिया। मुदगल के किले को छीन लिया। सदाशिव राय कार्यकाल 1542 से 1570 ईस्वी। इस काल में वास्तविक सत्ता इसके साले राम राय के हाथ में थी। राम राय ने प्रारंभ में गोलकुंडा दरबार में सेवा की थी। इसके काल में विजयनगर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। इसने बड़ी संख्या में मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था तथा बहमनी राज्यों के आंतरिक मामलों में लगातार इंटरफेयर करता रहा। परिणाम स्वरूप बहमनी राज्यों अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर ने एक सैनिक महासंघ निर्मित किया, जिसका नेता अली आदिल शाह था। इसमें बरार शामिल नहीं था एवं विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा रचसी तंगड़ी युद्ध में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ में विजयनगर की सेनाओं ने बढ़त पाई, परंतु बाद में विजयनगर के मुस्लिम सैनिक बहमनी सेनाओं से मिल गए तथा मुस्लिम तोपखाने ने विजयनगर की सेना में तबाही मचा दी। वृद्ध राम राय तथा उसका भाई वेंकटाद्रि युद्ध में ही मारे गए। सेवेल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। इसने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में विजयनगर के विनाश का वर्णन किया है। बहमनी सेनाएं विजयनगर में प्रवेश कर गईं तथा उसके बाद लूटपाट तथा हिंसा में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और तत्कालीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला नगर विजयनगर बर्बाद कर दिया गया। सीजर फ्रेडरिक ने भी तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। आरविडू वंश, ये कार्यकाल 1570 से 1652 ये शासनकाल रहा। इस वंश का अरविडू वंश का राम राय के भाई तिरुमल ने अरविडू वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। वेंकट द्वितीय 1586 से 1614 ईस्वी इसका कार्यकाल था। इस वंश का महानतम शासक था। कौन? वेंकट द्वितीय। इसने चंद्रागिरी को अपना मुख्यालय बनाया। मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त कर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। इसका स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार तथा इसने वेल्लोर में गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। बाद के शासक कमजोर थे तथा सामंत ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे तथा विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण पतन हो गया। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके समय में मैसूर, बेदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। राजधानी परिवर्तन से संबंधित देखेंगे। शासक और राजधानी दिया गया है। हरिहर प्रथम तो इसकी राजधानी अनयमुंडी, बुक्का प्रथम राजधानी गुट्टी, राम राय इनकी राजधानी पेनगोंडा, तिरुमल इनकी भी राजधानी पेनगोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। विजयनगर प्राचीन हिंदू आदर्शों पर स्थापित राज्य था जो सप्तांग राज्य की विचारधारा पर आधारित था। यहाँ राजा शासन का केंद्र बिंदु था और वैदिक शासकों की भांति कर्तव्य पालन एवं निष्ठा की शपथ लेता था। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्त माल्यद में लिखा है, अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य की सदैव आगे रखो, कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो। राजा जो की राय। यहाँ पर ये हम तत्कालीन मैप आपके समक्ष लेकर आए हैं जिसमें विजयनगर साम्राज्य के और बहमनी साम्राज्य के विषय में दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। 1520 ईस्वी से पहले का ये मैप इसमें दर्शित किया गया है। राजा जो कि राय कहलाता था, धर्म के अनुसार शासन करने का प्रयास करता था। शासन में न्याय एवं समता पर बल दिया जाता था। शासक समाज में रुचि रखते थे।
तथा वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, शोषण आदि का उन्मूलन करके जन कल्याण पर बल देते थे। पूर्वकालीन हिंदू राज्यों की भांति ही विजयनगर का शासन भी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। यहाँ तक कि हिंदुओं के धर्मांतरण की भी छूट थी। राजा केंद्रीय शासन व्यवस्था की धुरी होते हुए भी निरंकुश नहीं था, उस पर धर्म का अंकुश था। साथ ही विभिन्न संस्थाएं यथा राज परिषद, मंत्री परिषद आदि थीं जो उस पर अंकुश रखती थीं। अगला फैक्ट है, राज परिषद राजा पर अंकुश रखने वाली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। राजा राज्य की नीतियों के मामले में इससे परामर्श लेता था। यह राजा का अभिषेक करती थी। प्रांतों के प्रमुख, बड़े नायक, निगमाध्यक्ष या व्यापारी, अधीनस्थ सामंत आदि इसके मेंबर सदस्य होते थे। मंत्री परिषद राज्य संचालन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें लगभग 20 सदस्य होते थे और इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी, महाप्रधानी कहलाता था। इसमें 50 से 70 वर्ष आयु के अनुभवी, गुणी एवं विद्वान लोग शामिल किए जाते थे। इसका अध्यक्ष सभा नायक कहलाता था। इसकी सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थीं। प्रधानी राजा एवं युवराज के बाद राज्य में सबसे शक्तिशाली होता था। इसको मराठा पेशवा का पूर्व रूप माना जा सकता है। दंडनायक अधिकारियों की विशेष श्रेणी थी। इसके अंतर्गत सेनापति, प्रांतपति, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी आते थे। प्रशासकीय अधिकारियों का एक वर्ग कार्यकर्ता कहलाता था। विजयनगर में नायंकार व्यवस्था तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय शासकों के कारण आय व्यय का हिसाब रखने के उद्देश्य से केंद्र में सचिवालय स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख अधिकारी माननीय प्रधान यानी गृह मंत्री, रायसम सचिव, कर्णिकम लेखाधिकारी, मुद्राकर्ता जिसको शाही मुद्रा धारक कहा जाता था आदि थे। कवलकरम राजमहल की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी होता था। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला ये अधिकारी भी होता था। प्रांतीय शासन, विजयनगर का प्रांतीय शासन के अंतर्गत देखेंगे, प्रांत को राज्य या मंडलम कहा जाता था। संभवतः मंडलम कमिश्नरी था। राज्यों की संख्या बदलती रहती थी। कृष्णदेव राय के काल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक 6 थी। कितनी थी? 6। जिले को वलनाडु कोट्टम कहते थे। नाडु उपजिला अथवा तहसील था। कोट्टम का विभाजन नाडुओं में हुआ, जैसे वर्तमान में जिले को परगने में बांट दिया गया है। उपजिला स्थल कहलाता था। 50 ग्रामों का समूह मेला ग्राम कहलाता था। गांव को उर कहा जाता था। प्रांत का शासन प्रांतपति या गवर्नर के जिम्मे था। इसे काफ़ी स्वायत्तता यानी काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी अपने कार्य से संबंधित, तथा इनका प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं था तथा ये आनुवांशिक नहीं थे तथा इसीलिए ये आनुवांशिक नहीं थे। नायंकर व्यवस्था, यह विजयनगर राज्य की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत सैन्य अधिकारी अथवा भू सामंत को भूमिखंड प्रदान किया जाता था। ये भूखंड अमरम कहलाता था। इसे पाने वाला नायक अथवा अमर नायक कहलाता था। नायक का प्रमुख दायित्व भू राजस्व एकत्र करके केंद्र को भेजना तथा केंद्र की सहायता हेतु सेना रखना था। साथ ही इनको उस क्षेत्र का सामान्य प्रशासन चलाना, जन कल्याण आदि का कर्तव्य पालन करना होता था। ये प्रांतपति की तुलना में अधिक स्वतंत्र थे। इनका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र नहीं होता था। विजयनगर की संपूर्ण भूमि का लगभग 3/4 भाग इसके अंतर्गत था। धीरे धीरे ये आनुवांशिक होते गए। शासक इनके कार्यों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता था। कालांतर में यह व्यवस्था विजयनगर के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगी क्योंकि नायक परस्पर युद्ध करने लगते थे
अथवा स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बाद में केंद्र को पूरे साम्राज्य में महामंडलेश्वर यानी विशेष कमिश्नर की नियुक्ति करनी पड़ी। अच्युत देव राय के काल में जो नायकों की उच्छृंखलता को रोक सके, उनकी उद्दंडता को रोक सके। स्थानीय शासन का अत्यंत विकसित तथा स्वायत्त रूप हमें भारत के दक्षिणी प्रांतों में दृष्टिगोचर होता है। चोल काल की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को विजयनगर राज्य में भी कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया गया। गांव का प्रशासन ग्रामवासियों की सभा द्वारा किया जाता था। इन सभाओं को सभा या महासभा कहा गया है। ब्रह्मदेय ग्राम की सभा चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। गैर ब्रह्मदेय गांव की सभाएं उर कहलाती थीं। नाडु की सभा नाडु कहलाती थी तथा इसके सदस्य नातवार कहलाते थे। सेनेटे ओवा गांव के आय व्यय की देखभाल करता था। बेगरा गांव में बेगार मजदूरी आदि की देखभाल करता था। तलरी गांव का चौकीदार था। ग्रामीण सभा की कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी अंतिमार कहलाता था। यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन के विषय में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ फैक्ट है। विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। निकोलस कोंटी इटली वासी था। देवराय प्रथम के काल में भारत अपनी पत्नी के साथ आया था। कौन? निकोलस कोंटी, इटली का एक वासी। इसने नगर शासक, सती प्रथा एवं त्योहारों का वर्णन किया है। उसने विजयनगर का घेरा 60 मील बताया है। अगला यात्री जो आया था वो था अब्दुल रज्जाक। ये ईरानी था, खुरासान से आया था। इसके शासक मिर्जा शाहरुख का दूत था। अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख का एक दूत था। ये देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था। इसने विजयनगर को संसार के श्रेष्ठतम नगरों में से एक माना और बताया कि इस शहर में एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। उसने सती प्रथा का जिक्र भी किया है और ये भी बतलाया है राजा का खजाना पिघले हुए सोने से भरा था। अगला यात्री रहा महुआन। ये चीनी यात्री था तथा 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के काल में विजयनगर आया। और अगला यात्री था एडवर्ड बारबोसा। एडवर्ड बारबोसा ने कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर की यात्रा की। यह पुर्तगाली था। उसके अनुसार किसी भी समुदाय का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय के कहीं भी आ जा सकता है। अगला यात्री रहा डोमिंगो पायस। ये एक पुर्तगाली था एवं कृष्णदेवराय के काल में दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में आया। इसने कृष्णदेवराय को महान एवं न्यायप्रिय शासक तथा विजयनगर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। कृष्णदेवराय के शरीर एवं व्यक्तित्व का चित्रण किया है। इसने पशुबल एवं व न्यायंकार व्यवस्था का भी वर्णन किया है। पशुबल व न्यायंकार किसने? डोमिंगो पायस ने, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। अगला यात्री रहा फर्नांडीज नूनीज। पुर्तगाली यात्री ये भी था। ये घोड़ों का व्यापारी था जो अच्युत देवराय के समय में आया था। इसने तत्कालीन विजयनगर की अराजकता के माहौल एवं आंतरिक विद्रोहों का वर्णन किया है। सती प्रथा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का वर्णन किया है। अगला यात्री सीजर फ्रेडरिक। ये भी एक पुर्तगाली यात्री था। इसने तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर के विनाश का वर्णन अपने द्वारा बतलाया है। विजयनगर राज्य की एक विशिष्टता थी तथा स्थानीय स्वायत्तता में शासकीय हस्तक्षेप का उदाहरण है।
आयंगर शासन द्वारा ग्राम में नियुक्त अधिकारी था। प्रत्येक गांव में 12 आयंगार नियुक्त होते थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक गांव को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित करना था। ये पद आनुवांशिक एवं अवैतनिक थे, यानी इसमें कोई वेतन नहीं मिलता था। इन्हें बेचा या गिरवी भी रखा जा सकता था। इन्हें सेवाओं के बदले पूर्णतः कर मुक्त, टैक्स फ्री एवं लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इन आयंगार अधिकारियों की इजाज़त के बिना, अनुमति के बिना कोई भी संपत्ति या भूमि ना तो बेची जा सकती थी, ना गिरवी रखी जा सकती थी। राजा महानायकाचार्य नामक अधिकारी की मदद से, सहायता से आयंगारों पर नियंत्रण रखता था। राजस्व प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य में अनेक प्रकार के टैक्स कर आरोपित थे। संभवतः कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं था जिस पर टैक्स न लगता हो। यहाँ तक कि मंदिरों एवं वेश्याओं पर भी टैक्स लगता था, परंतु सदाशिव राय ने नाइयों को कर मुक्त कर दिया। विवाह कर वर एवं वधू दोनों पक्षों को देना होता था। मैरिज टैक्स वर वधू दोनों पक्षों को देना होता था। कृष्णदेव राय ने विधवा विवाह को विवाह टैक्स से छूट देकर विधवा विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। भू राजस्व भूमि की उत्पादकता, पैदावार और पैदावार की किस्म से निर्धारित होता था, जो कि 1/3 से 1/6 भाग था। कृष्णदेव राय ने भूमि कर के सही निर्धारण हेतु संपूर्ण राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। दासावंदा वकंटू कोडेज सिंचाई कर था, सिंचाई वाला टैक्स था। निरुनिक्कर सिंचाई मार्गों की देखरेख करने वाला कोई अधिकारी था। विजयनगर काल में प्रचलित टैक्स या कर, तो यहाँ पहला टैक्स है कुड़िमय कदम माप, ये मुख्य भूमि कृषि कर था। अगला टैक्स है तदवली चरागाह टैक्स था। अगला है केड्डा कासु, ये पशुकर था। मर मजाडी वृक्ष उपवन कर पर लगाया जाता था। कढ़ाई वरी, ये व्यवसाय कर होता था। दायम, ये चुंगी वाला टैक्स था। तरगु, दलाली शुल्क था। तारी इराई, बुनकरों पर लगाकर ये वसूला जाता था। तारी इराई। कुसमन्नम, कुंभकार पर लगाकर ये टैक्स वसूला जाता था। कुंभकार यानी कुम्हार। करबुन वंशुक, ये लोहार पर लगने वाला टैक्स था। करबुन वंशुक। अगला है नल्लेरूर, गडेरिया पर लगाने वाला टैक्स था। नल्लेरूर। अरसुस्व तंत्रम, ये पुलिस टैक्स था। अरसुस्व तंत्रम। विजयनगर में भूधारण व्यवस्था अत्यंत व्यापक थी। ऐसे ग्राम जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे भंडारवाद ग्राम कहलाते थे। इन गांवों के किसान राज्य को टैक्स देते थे, कर देते थे। ब्रह्मदेय, देवदेय और मठापुर भूमि ब्राह्मणों, मंदिरों तथा मठों को दान में दी गई। टैक्स फ्री भूमि थी, दी गई टैक्स फ्री भूमि थी। उम्बल विशेष सेवाओं के बदले दी गई करमुक्त भूमि थी। रत्त या खत कोडगय, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों या युद्ध में मृत सैनिकों के परिवार को दी गई भूमि थी। कुट्टगी, पट्टे पर दी गई भूमि थी। कुट्टगी, बड़े भूस्वामी ब्राह्मण मंदिर आदि जो स्वयं खेती नहीं करते थे, पट्टे पर जमीन दे देते थे। वस्तुतः कुट्टगी
उपज का वो अंश था जो किसान भूस्वामी को देता था। किसान और भूस्वामी के बीच उपज की हिस्सेदारी की यह व्यवस्था वारम कहलाती थी। वारम व्यवस्था कहलाती थी। कुदवे कृषि मजदूर होते थे जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे। राजस्व नकद व उपज दोनों रूपों में लिया जाता था। नकद राजस्व को सिद्रुदाय कहा जाता था। पालीगार जमींदार वर्ग था। पालीगार न्याय प्रशासन। यहाँ पर इस साम्राज्य में न्यायालय 4 प्रकार के थे। पहला तिष्ठिता, दूसरा चल और तीसरा मुद्रिता और चौथा शास्त्रिता। कानून का आधार याज्ञवल्क स्मृति व पराशर स्मृति पर माधव की टीका थी। न्याय प्रशासन में सामाजिक व्यवस्था के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। विजयनगर का समाज प्राचीन हिंदू समाज की परंपराओं पर आधारित था। यह अंतिम साम्राज्य था जहां वर्णाश्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था को प्रश्रय दिया गया। ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते थे। उन्हें सेना तथा प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होते थे तथा उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे मृत्युदंड से मुक्त थे। क्षत्रियों का उल्लेख संभवतः नहीं मिलता। सेट्टी या चेट्टी नामक समूह का व्यापार पर वर्चस्व था तथा ये लिपिक वर्ग में भी बहुतायत में शामिल थे। वीर पांचल दस्तकारों का वर्ग था। ये व्यापार भी करते थे। रेड्डी वर्ग आंध्र क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। बड़वा उत्तर भारत से आकर बसे लोग थे। इन्होंने व्यापार को हथिया लिया था। फलस्वरूप सामाजिक तनाव उत्पन्न हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में खुलापन था तथा लोग प्रयास करके आर्थिक विकास कर सकते थे। समाज में बढ़ई, सुनार, लुहार, विप्रा विनोदिन की स्थिति ऊंची थी, किंतु चर्मकार, बुनकर, तेली का स्थान नीचा था। इसी प्रकार निम्न वर्गों द्वारा उच्च जातियों के विशेषाधिकारों पर अधिकार स्थापित करने से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुए। जुलाहे को कैकोल्लार कहा जाता था। जैन एवं वैष्णव संप्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न होने पर राज्य ने जैनों का पक्ष लिया, जो विजयनगर राज्य की उदारता एवं धर्मनिरपेक्षता की नीति को दर्शाता है। राज्य में दास प्रथा थी जिसका वर्णन निकोलो कोंटी ने किया है। मनुष्यों का क्रय विक्रय वेश्वग कहलाता था। विजयनगर राज्य में स्त्रियों को अत्यंत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। पूरे भारतीय इतिहास में विजयनगर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्ति दी थी, अपॉइंट किया था। राजा की अंगरक्षिकाओं के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति होती थी। गणिकाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और 4 वर्णों के साथ इनका भी उल्लेख मिलता है। ये शिक्षित होती थीं तथा समाज में इनका पर्याप्त सम्मान था। मंदिरों में देव पूजा के लिए स्त्रियां नियुक्त की जाती थीं, जो देववासी कहलाती थीं। सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, परंतु यह मुख्यतः राज परिवारों तथा सामंत आदि वर्ग में ही प्रचलित थीं। ब्राह्मण, चेट्टी, लिंगायतों में सती प्रथा नहीं पाई जाती थी। बारबोसा, नूनीज, सीजर फ्रेडरिक, पियत्रो देला वाले ने आदि ने इसका वर्णन किया है। राज्य विधवा विवाह को प्रश्रय देकर सती प्रथा को हतोत्साहित करता था। इस काल में यक्षगान, नृत्यगान एवं बोमा नाट यानी छाया नाटक का काफ़ी प्रचार हुआ। शतरंज, जुआ और पासे का खेल सामाजिक आमोद प्रमोद का साधन था। कृष्णदेवराय स्वयं शतरंज के खिलाड़ी थे। कला एवं संस्कृति के विषय में समझेंगे। दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य 14वीं सदी में स्थापित हुआ और 1565 ईस्वी में नष्ट हो गया, किंतु इसकी भव्यता का पता आज केवल इसके खंडहर देते हैं। विजयनगर की वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हम्पी के विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर हैं।
इसके अतिरिक्त चिदम्बरम के ताड़पत्री तथा वाकर्ती मंदिर एवं कांचीपुरम के वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर भी महत्वपूर्ण हैं। विजयनगर काल में मंदिरों का निर्माण चोल युगीन द्रविड़ शैली में हुआ था, लेकिन इसमें कुछ नई विशेषताएं भी देखी जाती हैं। प्रत्येक मंदिर में मंडप के अतिरिक्त एक कला मंडप का भी निर्माण हुआ। इसके निर्माण में गोपुरम और स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वास्तव में विजयनगर की मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्टता उसके अलंकृत स्तंभों के नीचे करंड सज्जा है। विजयनगर में नृत्य एवं संगीत को मिलाकर यक्षिणी नामक शैली विकसित हुई। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के शासन के उत्तरार्ध में दिल्ली सल्तनत में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हुए। इनमें बहमनी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम दौलताबाद में एकत्र अमीरान ए सदा ने वरिष्ठतम अमीर इस्माइल को अपना नेता चुना। इस्माइल ने प्रमुख अमीर हसन को अमीरुल उमरा तथा जफर खां की उपाधि देकर उसके शासन बनने का मार्ग प्रशस्त किया। इस राज्य का एक प्रमुख अभिलक्षण दक्षिण के ही एक अन्य शक्तिशाली राज्य विजयनगर से निरंतर होने वाला संघर्ष था। दूसरा प्रमुख अभिलक्षण राज्य के भीतर होने वाला अफाकी एवं दक्कनी संघर्ष था। अफाकी मुख्यतः विदेशी मुसलमान थे, जिनमें ईरानी प्रमुख थे। दूसरी तरफ दक्कनी कहे जाने वाले मुसलमानों में अफगान, हफ्सी तथा स्थानीय मुसलमान शामिल थे। हसन गंगू 1347 से 58 ईस्वी इसका कार्यकाल था। जफर खां, इसने अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी वंश की स्थापना की। 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसने हिंदुओं से जजिया वसूलने पर रोक लगा दी। ऐसा करने वाला वह भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों या तराफों गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर एवं बरार में बांटा था। मोहम्मद शाह प्रथम ने युद्धों में पहली बार बारूद का उपयोग किया। यहाँ पर हम ये स्पेशल फैक्ट देख रहे हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी इसने अफाकियों को बढ़ावा दिया तथा दलगत संतुलन हेतु हिंदुओं को प्रश्रय दिया। इसी समय से ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। यह एक विद्वान शासक था। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। सोनार की बेटी का युद्ध में विजयनगर शासक देवराय ने हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया। सिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1436 ईस्वी, यह न्याय एवं धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था एवं वली या संत कहलाता था। अहमद शाह वली या संत अहमद, इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया और उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया। इसके काल में सिया, अफाकी और सुन्नी दक्कनी संघर्ष तेज हो गया। सिया और सुन्नी संघर्ष तेज हो गया। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 58 ईस्वी, इसके काल में अफाकियों का आगमन एवं प्रभाव बढ़ा। अफाकी कौन थे? सिया लोग। इसी समय महत्वाकांक्षी गजपति शासकों उड़ीसा से बहमनी राज्य के अनेक संघर्ष हुए। अलाउद्दीन अहमद ने एक अस्पताल की स्थापना कर उसे पर्याप्त दान दिया। इसी समय महमूद गवां, जो कि अफाकी ईरानी था, इसका उत्कर्ष हुआ। उसे मलिक उत तुज्जार की उपाधि मिली थी क्योंकि वह एक व्यापारी था। अलाउद्दीन हुमायूं 1458 से 61 ईस्वी कार्यकाल में देखेंगे। अपनी क्रूरता के कारण ये जालिम तथा आलसी स्वभाव के कारण दक्कन का नीरो कहलाता था। इसने महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसके काल में एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना भी हुई। निम्न पांचों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता है।
जिसमें पहला है बरार राज्य। इसकी स्थापना 1484 में हुई। संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद। इसका राजवंश था इमाद शाही राजवंश। राज्यों का विलय इसमें हुआ 1574 ईस्वी में। अहमदनगर ने इसे अपने राज्य में मिलाया, बरार को। बीजापुर, इसकी स्थापना 1489 में हुई यूसुफ आदिल खान के द्वारा और राजवंश था आदिल शाही वंश। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला राज्य है अहमदनगर। इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। इसका संस्थापक शासक था मलिक अहमद और ये राजवंश कौन था? निजाम शाही राजवंश। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया। किसको? अहमदनगर को। अगला राज्य रहा गोलकुंडा। इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में हुई और कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करी और इसका राजवंश बना कुतुब शाही राजवंश। इसे 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीदर 1526 में स्थापित हुआ अमीर अली व बरीद के द्वारा। अमीर अली बरीद एक ही नाम है। अमीर अली बरीद के द्वारा बीदर को स्थापित किया गया 1526 में और इसने अपना राजवंश बरीद शाही राजवंश बनाया। 1618 ईस्वी में बीजापुर ने अपने राज्य में इसको मिला लिया। अगला फैक्ट है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 82 ईस्वी कार्यकाल रहा। यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसने महमूद गवां को प्रधानमंत्री बनाकर ख्वाजाए जहां की उपाधि दी थी। इसी के काल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की। इसने विजयनगर साम्राज्य में व्याप्त आर्थिक असमानता पर टिप्पणी की है। महमूद गवां ने साम्राज्य का विस्तार किया एवं गोवा बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। इसने साम्राज्य को 8 तराफों में बांटकर प्रशासन को सरल बनाया। इसने खालसा भूमि में वृद्धि करके सुल्तान की आय बढ़ाई। महमूद गवां ने कई विदेशी शासकों से संपर्क स्थापित किए। महमूद गवां ने रौजतुल इंसा तथा दीवाने अच्छ नामक ग्रंथ की रचना की। इसने बीदर में एक महाविद्यालय भी बनवाया। स्पेशल फैक्ट देखेंगे, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवां को राजद्रोह की आशंका में मृत्युदंड दे दिया और इसके बाद बहमनी राज्य का तीव्र पतन हुआ। बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीम उल्लाह 1526 से 38 ईस्वी के समय बहमनी राज्य 5 राज्यों में बंट गया। ये राज्य थे बरार की इमाद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही व बीदर की बीदर शाही। यहाँ पर हम सबसे पहले बरार के विषय में समझेंगे। बरार की स्थापना हिंदू से मुसलमान बनने वाले फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की थी और इमाद शाही वंश की स्थापना की। कालांतर में इस पर अहमदनगर ने अधिकार कर लिया। 1574 ईस्वी में इस पर अहमदनगर ने अधिकार कर लिया। बहमनी राज्य से पृथक होने वाली प्रथम सल्तनत बरार थी। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया। अगला है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 से 90 के दरमियान की थी और आदिल शाही वंश का प्रारंभ किया। इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 58 कार्यकाल रहा। इसने दक्कनी उर्दू यानी हिंदवी को राजभाषा बनाया तथा हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का इसको अपने उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहा जाता था। निर्धनों की सहायता करने के कारण उसको अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इसने किताब ए नौरस की रचना की जिसमें गीत संग्रहित हैं। इसने नौरसपुर नामक नगर भी बसाया। फरिश्ता ने अपने ग्रंथ
किताब फरिश्ता की रचना की। इसी के काल में की किताब फरिश्ता की रचना इसी के समय की। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में जीतकर मिला लिया। मोहम्मद आदिल शाह ने अपना मकबरा गोल गुंबद बनवाया, जिसका गुंबद संसार के विशालतम गुंबदों में एक है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने झंझरी, अंदू एवं काली में मस्जिद का निर्माण कराया। बीजापुर में इस समय निर्मित सभी मस्जिदों को सामूहिक रूप से इब्राहिम रौजा कहा। आदिल शाह प्रथम ने जामा मस्जिद व गगन महल बनवाया। अहमदनगर 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। बुरहान निजाम शाह पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि ली थी। हुसैन निजाम शाह के काल में रक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, इम्पॉर्टेंट है। मुर्तजा निजाम शाह 1565 से 1588 ईस्वी इसके शासनकाल में पहली बार मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। चांद बीवी के विषय में स्पेशल फैक्ट है ये, जो कि अहमदनगर की राजकुमारी चांद बीवी तथा बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की पत्नी थी। विधवा होने के बाद अहमदनगर वापस लौट आई तथा अहमदनगर की सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष का एक पक्ष बनी। एक अन्य पक्ष मियां मंजू था, जिसने मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। चांद बीबी ने वीरतापूर्वक मुगलों या मुराद का सामना किया, परंतु पराजित हुई तथा बरार क्षेत्र मुगलों को देना पड़ा। अहमदनगर के सरदारों द्वारा चांद बीबी की हत्या जहर देकर कर दी गई। मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। यहाँ से आगे हम देखेंगे 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर की स्वतंत्रता बनाए रखने में अबीसीनियाई दास मलिक अंबर का प्रमुख हाथ था, जो अहमदनगर का वजीर था। उसने छापामार पद्धति अपनाई व भूमि व्यवस्था में ठेकेदारी को समाप्त कर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। अहमदनगर की इमारतों में अहमदनगर का दुर्ग, बाग ए हस्त बहिस्त व कासिम खां का महल, अहमद निजाम शाह द्वारा निर्मित हुसैनाबाद शहर व हुसैन निजाम शाह सेकंड द्वारा निर्मित प्रमुख हैं। निजाम शाही राज्य में फारसी भाषा के विद्वान शाह ताहिर ने फतहनामा व तोहफाए शाही व रिसाला ए पाल ग्रंथों की रचना की। रिसाला ए पाल ग्रंथों की रचना की किसने? निजाम शाही राज्य में फारसी भाषा के विद्वान शाह ताहिर ने इन ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध इतिहासकार सैयद अली तबताई ने निजाम वंशी सुल्तानों का इतिहास बुरहान ए मासिर नाम से लिखा व बुरहान निजाम शाह सेकंड को समर्पित किया। निजाम शाही इमारतों में मेहराब व गुंबद का निर्माण पत्थर, चूने व गारे से हुआ है। गोलकुंडा, इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में तुर्की दास कुली शाह ने की। इब्राहिम 1550 से 1580 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। कुतुब शाह उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था जिसने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। मोहम्मद कुली 1580 से 1612 ईस्वी के कार्यकाल ने हैदराबाद नगर की स्थापना की तथा चार मीनार का निर्माण करवाया। किसने? मोहम्मद कुली ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चार मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया, तो ये कराया मोहम्मद कुली ने। इसने दक्कनी उर्दू में सर्वप्रथम दीवान काव्य संग्रह की रचना की। इसे हिंदवी या दक्कनी उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। इसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखन किया। गोलकुंडा को साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल, खेल मैदान माना जाता है। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मीर जुमला गोलकुंडा का ही प्रसिद्ध अमीर था जो औरंगजेब से मिल गया। गोलकुंडा हीरे का प्रसिद्ध बाजार था, जबकि मसूलीपट्टनम कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला ने मलिक उस शोरा को संरक्षण दिया जिसने 3 मसनवियों की रचना की। अगला शासन राज्य रहा बीदर। अमीर अली बरीद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित
1526 से 1527 ईस्वी करके बरीद शाही वंश की स्थापना की। 1618 से 1619 ईस्वी में बीजापुर ने इस पर अधिकार कर लिया। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर सेल्फ चेक के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय नामक कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी कौन? भारती, गंगा देवी, वरदंबिका या विज्जिका? तो ये थी गंगा देवी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा गंगा देवी। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में वंश, सूची सेकंड में संस्थापक। अरवीडू वंश वीर नरसिंह, सालू वंश तिरुमल, तुलु वंश नरसिंह सालू, संगम वंश हरिहर प्रथम एवं बुक्का। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अरवीडू वंश तिरुमल इसका संस्थापक था और सालू वंश में नरसिंह सालू संस्थापक और तुलु वंश में वीर नरसिंह संस्थापक थे और संगम वंश में हरिहर प्रथम एवं बुक्का इसके संस्थापक थे। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बेलूर में, भद्राचलम में, हम्पी में, श्रीरंगम में? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, हम्पी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता इसकी भू राजस्व प्रणाली थी, या हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के दरबार में दूत भेजा। तो इसे कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है, पहला है, दूसरा या तीसरा। ऑप्शन सी में दूसरा या तीसरा और या पहला, दूसरा, तीसरा सभी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा व तीसरा। ये सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता इसकी भू राजस्व प्रणाली थी। हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के दरबार में एक दूत भेजा। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय? ये था ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। उस समय राजा था वेंकट द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तिरुमल ने पेनकोंडा में आरवीडू वंश की स्थापना की। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। ये सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो यहाँ पर ये भी कथन सही है। और अंतिम कथन है, तिरुमल ने पेनुकोंडा में अरवीडू वंश की स्थापना की। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अब हम बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर या हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, या मुगल सेना के दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी, या फतेह खान ने निजामुल मुल्क की गद्दी छीन ली,
या 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगलों द्वारा मार दिया गया। प्रश्न क्या था? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? तो ये था ऑप्शन बी, हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में कौन था? वो था हसन गंगू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अबला बाबा नाम से प्रसिद्ध था? यूसुफ आदिल शाह, बुरहान निजाम शाह, इब्राहिम आदिल शाह अथवा फतेहुल्ला इमाद शाह? तो ये था ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। अबला बाबा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करे था कौन? इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वो गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, या जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, या गोल गुंबद का मकबरा बीजापुर? तो ये है गोल गुंबद का मकबरा जो कि बीजापुर में स्थित है। ये विश्व का विशालतम गुंबदों में से एक गुंबद है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल गुंबद बीजापुर। अगला एवं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, अमीर अली बरीद बीदर, कुली शाह गोलकुंडा या फतेहुल्ला इमाद शाह बरार? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं कि अमीर अली बरीद ये बीदर का, और कुली शाह गोलकुंडा से संबंधित, फतेहुल्ला इमाद शाह बरार से संबंधित थे। इन्हीं प्रश्नों के ये उत्तर भी हम लेकर आए हैं। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथा समय पहुंच सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।